जय हिंद गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, साथ ही साथ अपने प्रिपरेशंस को एक नया आयाम दे रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोटी कपड़ा और मकान की। आज हम लोग बात करने वाले महंगाई की। और आज बात करने वाले एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक सरकारी निकाय के अंतर्गत आता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश के आर्थिक संकट को उबारने में लगा हुआ है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगा हुआ है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 6 दिसंबर लगभग 10 बजे के आसपास अपना एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और प्रेस मीडिया जारी किया है। आज हम लोग उसके भी बात करेंगे, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी के भी बारे में बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों की लाइफ में कितना इम्पैक्ट लाता है, हम लोगों की लाइफ में कितना एक कह सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी स्टेप्स इनिशिएट करता है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज आप सभी लोगों के साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। सबसे पहले आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इसकी चर्चा की गई, किसकी? म्यूल मनी की। जी हाँ, अगर हम लोग म्यूल मनी की बात करें तो नॉर्मली देखा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में रेपो रेट, रेट और इन सब पर चर्चा की जाती है। तो नॉर्मली रेपो रेट, बैंक रेट, एसडीएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इस पर चर्चा की गई। लेकिन आरबीआई के गवर्नर जो मिस्टर शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने म्यूल मनी के बारे में भी बताया। म्यूल मनी होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। म्यूल मनी, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बैंक के डिपॉजिट्स को किसी को उधार देता है। जी हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पनारू लाल नाम का कोई व्यक्ति है और इसने अपने कोई बैंक का अकाउंट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, अपना अकाउंट किसी को उधार दे दिया। अब उधार देने का मतलब ये हो गया कि वो कह रहा है कि भाई आपका जो पैसा है ना, आप मेरे अकाउंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही सिचुएशन में म्यूल मनी आ रहा है, यानी कि पनारू लाल कौन बन गया है? म्यूल मनी। यानी कि अगर देखा जाए खच्चर, गधा, जो कि पर्टिकुलर दूसरे के पैसे को उठाने का काम करता है। अब दूसरे का पैसा कैसा बन सकता है? वो एक काला धन भी हो सकता है, ब्लैक मनी भी हो सकता है। और इसमें फंसेगा कौन? पनारू लाल नाम का व्यक्ति। यही कहा गया है आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक कोई व्यक्ति अगर आपके बैंक अकाउंट को यूज कर रहा है तो आप म्यूल की तरह काम कर रहे हैं। और अगर आप म्यूल की तरह काम कर रहे हैं, खच्चर गधे की तरह काम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना कि लीगल इलीगल वाला, तो इलीगल तरीके से आप काम कर रहे हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से अथॉरिटी नहीं देता है किसी पर्सन को कि अपने बैंक अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट से लिंक कराया जाए या किसी दूसरे अकाउंट के साथ ये मर्ज कराया जाए। सबसे पहले बात यहां पे की जा रही है कि डू नॉट अलाउ अदर्स टू ऑपरेट योर अकाउंट फॉर मूवमेंट ऑफ देयर फंड। यानी कि अगर किसी और का पैसा आप अपने अकाउंट में नहीं मंगा सकते। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएगा। ये साफ साफ यहाँ पे 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में चर्चा भी की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस स्टेटमेंट। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का जो फॉरवर्ड मनी होता है, यानी कि अगर कोई मनी फॉरवर्ड कर रहा है आपके अकाउंट में या पनारू लाल के अकाउंट में और उस मनी का कुछ दुरुपयोग हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बननी चाहिए, यानी कि पनारू लाल की बननी चाहिए। और पनारू लाल अगर यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में फंसते हैं तो उनको जेल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का नेवर गिव अकाउंट डिटेल्स टू एनीवन यू डू नॉट नो टू ट्रस्ट, यहाँ पे किसकी बात की गई है? म्यूल मनी। और म्यूल मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जा रहा है। यानी कि अगर कोई दूसरे का पैसा आपके अकाउंट में आता है तो ये पर्टिकुलर म्यूल मनी डॉट आईओ, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है और इसमें प्रत्येक बैंक यूज करेगा। भारतवर्ष में अगर बैंकों की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 11 नेशनलाइज बैंक। यानी कि यहाँ पे किस तरीके की बात की गई कि अगर कोई भी बैंक इसमें संलिप्तता पाता है तो बैंक के लाइसेंस को भी खतरे में देखा जा सकता है। तो बैंक जो कई प्रकार के होते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है
साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, साथ ही यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी बैंक इसके दायरे में आएंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट ये रहा। दूसरा सबसे स्टेटमेंट ये रहा कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर यानी कि दिसंबर 6 आज की डेट पे उन्होंने बताया कि भारत की जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, दो प्रकार की जीडीपी होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो दो प्रकार की जीडीपी, रियल जीडीपी को बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है। बेस ईयर क्या है? 2012, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, सीपीआई के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि भैया आरबीआई, तुमको हम एक टारगेट दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक तो फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए आम आदमी के खर्चे को कंट्रोल करना, आम आदमी के करेंसीज को कंट्रोल करना, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए होते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो स्टेटमेंट है वो ये कहा गया है कि भारत की जो रियल जीडीपी है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012-2013 के आधार पर बनाया गया, वो प्रोजेक्टेड किया जा रहा है 6.6% पर, क्वार्टर 3 में 6.8% और क्वार्टर 4 7.2% के आधार पर ग्रोथ करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने ये भी बताया कि पर्टिकुलर पिछले 3 साल से 8% की दर से, 8% की दर से जीडीपी ग्रो कर रही है। 2021, 2022, 2023, 2024, 2024, 2025 इसकी बात की गई, पिछले 3 सालों में 8% के स्तर से जीडीपी भारत की ग्रोथ कर रही है। 2025-2024 का 2025-2026 का जो जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ बताया जा रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्टेड किया गया है आरबीआई के द्वारा 6.9%, और साथ ही साथ क्वार्टर 2 में 7.3% का प्रोजेक्टेड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात की गई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो एक्सपोर्ट होगा वो अक्टूबर में 17.2% के हिसाब से बढ़ा है, और ये लगातार धीरे 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 22.3% के तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। टेकिंग ऑल दिस फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन, रियल जीडीपी ग्रोथ 2024-2025 इज नाउ प्रोजेक्टेड एट 6.6%, यानी कि क्वार्टर 3 में 6.8% का प्रोजेक्टेड लिया गया है और क्वार्टर 4 में 7.2% का ग्रोथ बताया जा रहा है। अब जरा हम लोग, ये एक टेक्निकल भाषा होगी, अब हम लोग साधारण भाषा में समझते हैं कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, या जो भी आपके बैंक रेट है, फिक्स रेपो रेट है, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया। तो पॉलिसी रेपो रेट आपकी 6.5% अभी चल रही है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज रेट 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि आपके 6.75% है। बैंक रेट 6.75% है, और फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। और इसके बाद अगर सीआरआर की बात करें तो इसमें भी कोई चेंजेस देखने को मिला है, 4.5% और 18%। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में बैठक होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 सदस्य इंटरनल और 3 सदस्य एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि जो 6 मेंबर होते हैं वो 6 मेंबर हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज है, बैंक रेट, इन सब को कंट्रोल करने का काम करती है, इन सब के परसेंटेज को तय करने का काम करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये परसेंटेज कहाँ परसेंटेज हो रहा है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं बैंक की लिक्विडिटी को डिपेंडेंट होते हैं। ये जितने रेपो रेट बनाए जा रहे हैं वो बैंक की लिक्विडिटी यानी कि बैंक की तरलता को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, और इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि सबसे पहले प्राइस को स्टेबल करना, यानी कि
महंगाई को कम करना। जैसे कि मैंने अपनी क्लास की शुरुआत रोटी, कपड़ा और मकान से की थी, महंगाई से की थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट ये होता है कि भारतवर्ष में जो इन्फ्लेशन है, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली मुद्रास्फीति और महंगाई कहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी काम यही होता है कि सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कम किया जाए, दूसरा ग्रोथ देखा जाए, यानी कि पूरे भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दिखाई जाए, जैसे कि अभी जीडीपी में हम लोगों ने आपको बताया। तो यहाँ मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण धन की आपूर्ति करना, जैसे मनी सप्लाई करना, करेंसी को कंट्रोल करना, बैंकों के ऊपर नियंत्रण करना, बैंकों के बैंकर के तौर पे काम करना, सरकार के बैंकर के तौर पे काम करना, साथ ही साथ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की भूमिका निभाना। ये सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, लेकिन मुख्यतः काम जो होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, और इसी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, मौद्रिक नीति के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम करता है कि भारत में जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टारगेट दिया गया है कितना? यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि आप जो अपना नीचे का लोअर टॉलरेंस और अपर टॉलरेंस को मेंटेन करके चलें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एन एवरेज ये कहता है कि हम अपनी महंगाई को 4% के आसपास रखेंगे, यानी कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसको 4% के आसपास रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हथियार होते हैं, एक तरह से टूल्स जिसको कहते हैं। यही टूल्स के जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? महंगाई को कंट्रोल करना। अब महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कमेटी गठित की जाती है हर 2 महीने पे, चाय समोसा पार्टी होती है। इस चाय समोसा पार्टी में डिस्कशन किया जाता है कि रेपो रेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बैंक रेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सबसे पहले जो गठित होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास करते हैं, यानी कि शक्तिकांत दास आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही इसमें अगर हम देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी के तहत ये केंद्र सरकार इसमें अपना पहल भी करता है, यानी कि पूरे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी बातें आ रही हैं उनकी डिस्कशंस जो की जाएगी वो केंद्र सरकार के तहत की जाएगी। चलिए देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके जो बाहरी सदस्य हैं, जो कि पिछले अक्टूबर में इनकी नियुक्ति की गई थी, और ये नियुक्ति शक्तिकांत दास, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अजय सेठ, इनके द्वारा एक्सटर्नल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर जो है चुने गए थे। मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्य होते हैं। इनके जो 3 सदस्य होते हैं एक्सटर्नल सदस्य होते हैं और 3 इंटरनल सदस्य होते हैं। जो 3 इंटरनल सदस्य होते हैं वो आरबीआई के ही द्वारा नियुक्ति दी जाती है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा नियुक्ति दी जाती है, और एक्सटर्नल जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नियुक्त करता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नागेश कुमार, राम सिंह, सौगाता भट्टाचार्य, इन तीनों ने कहा है कि यहाँ पे रेपो रेट को अभी बदलना नहीं चाहिए। बाकी के 3 सदस्य ने भी कहा है कि बदलना नहीं चाहिए। इस तरीके के जो यहाँ पे पॉलिसीज है उसमें वोटिंग होती है कि रेपो रेट चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग रेपो रेट की भी बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो पर्टिकुलर यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है वो मौद्रिक नीति आरबीआई के पास होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए क्रेडिट कंट्रोल करता है, डिमोनेटाइजेशन करेंसीज के जरिए भी क्या किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पुराने नोट के बदले नए करेंसीज को लाया जाता है, तब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई के काम के रूप में जाना जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होते हैं 2 तरह के टूल्स में डिपेंडेंट होते हैं। पहला अगर आप देखें तो एक क्वालिटेटिव टूल्स होता है जिसको हम लोग गुणात्मक उपकरण कहते हैं, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टूल्स जिसमें मात्रात्मक क्वांटिटेटिव टूल्स के रूप में जानते हैं। इसमें अगर हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स की तुलना करें
तो आरबीआई के पास यही सबसे प्रत्यक्ष अधिकार होता है कि सीआरआर के जरिए सीआरआर को कम किया जाए, एसएलआर को ज्यादा किया जाए, रेपो रेट को बदला जाए ना बदला जाए, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, बेस रेट, ओमो, एमएसएल, ये आपके क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है तो इसका फर्क क्या पड़ता है। रेपो रेट अगर बढ़ता है तो सबसे पहला असर आम आदमी के जीवन पे पड़ता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है इसका मतलब आम आदमी अगर लोन लेता है तो लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट भी बढ़ जाती है। अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर यानी कि जो खरीदने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर परसेंटेज बढ़ता है यानी कि अगर परसेंटेज बढ़ता है तो रेपो रेट, पहले तो हम समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट रीपर्चेज ऑफर रेट के रूप में जाना जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेता है, जैसे मान लो कोई बैंक 100 करोड़ का उधार ले लिया। अब 100 करोड़ के उधार में इस वक्त आरबीआई ने रेपो रेट कितना बनाया है, 6.5% बनाया। इसका मतलब यहाँ पे बैंक को जो वापस करना पड़ेगा आरबीआई को, कितना वापस करना पड़ेगा, 106 करोड़ 50 लाख वापस करना पड़ेगा, राइट। इससे क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे अगर इंक्रीज किया जाएगा तो पहले तो 6.5% चल रहा है, इनकेस अगर 6.75% होता है तो बैंक की लिक्विडिटी कम होगी, बैंक की लिक्विडिटी बैंक की लिक्विडिटी कम होगी, यानी कि सीआरआर बढ़ेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक की लिक्विडिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर बैंक की लिक्विडिटी कम होती है तो बैंक अपनी ईएमआई के जरिए अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लोन महंगा हो जाएगा, लोन दर महंगे हो जाएंगे, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट महंगे हो जाएंगे, लोगों की परचेसिंग पावर कम होनी शुरू हो जाएगी। इससे सबसे अच्छी बात ये होगी इन्फ्लेशन कंट्रोल भी हो सकता है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ही रेपो रेट इंक्रीज किए जाते हैं। तो यहाँ पे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट के अगर दर बढ़ते हैं तो बैंकों की लिक्विडिटी घटती चली जाती है। अब आइए चर्चा करते हैं वापस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज जो चर्चा की गई है, वो चर्चा ये की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो रियल जीडीपी पे कैलकुलेट किया है वो कितना है, 6.6% पे किया है। साथ ही यहाँ पे 7.2% पर चर्चा की गई है। रियल जीडीपी 6.9% प्रोजेक्टेड किया गया है। साथ ही साथ Q2 का जो चर्चा की गई है 7.3% पर चर्चा की गई। तो उम्मीद है इस मॉनेटरी पॉलिसी के छोटे से वीडियो के चलते आपको मॉनेटरी पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट पता चला होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों की लाइफ में, एक आम जिंदगी में। मार्केट पर असर पड़ता है, हम लोगों की जेबों पर असर पड़ता है, महंगाई पर असर पड़ता है, रिटेल इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है, कंजम्पशन पर असर पड़ता है, ट्रेडिंग पर असर पड़ता है, या आप कह सकती हैं कि हमारे रोटी, कपड़ा और मकान पर भी असर पड़ता है। तो आज का उद्देश्य यही था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी गठित की गई है उसमें जो मिस्टर शक्तिकांत दास है उनमें क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। पहला कि किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं किए गए हैं, ना तो रेपो रेट में, ना तो बैंक रेट में, ना तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में। आपका रेपो रेट 6.5% एज इट इज बनाया गया है। इसके अलावा बैंक रेट 6.75 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% है, एसडीएफ 6.25% है, और बैंक रेट 6.5% पर 6.75% पर स्टेबल रखा गया। रिवर्स रेपो रेट 3.35% को एज इट इज रखा गया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये लगातार देखा जाए तो पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ साल से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। रेपो रेट में बदलाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है ईएमआई पर भी असर पड़ेगा, महंगाई पर भी असर पड़ता है, कम या ज्यादा रेपो रेट के जरिए ही बदलाव देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आज के इस सेशन में आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की होगी। मौद्रिक नीति और मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई के इस स्टेटमेंट में म्यूल के बारे में बताया गया, म्यूल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया,
अगर आप म्यूल बन रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को बताएं कि भाई हमको म्यूल नहीं बनना है, आपका पैसा हमको कैरी नहीं करना है। आपके पता नहीं आपका पैसा हो सकता है ब्लैक मनी हो, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की भी चर्चा की गई है आज। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज के सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सारी चीजें आप लोगों को मिली होंगी। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।